हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ एग्रो फॉरेस्ट्री और इन्वायरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने काफ़ी क्वेश्चन देख लिए। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि ज़मीन की एक ही इकाई पर, यानी एक ही इकाई है, वहाँ पर फसलों और या जानवरों के साथ साथ संयुक्त पेड़ों को भी शामिल करने वाली स्थायी भूमि उपयोग प्रणाली को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? कोई ज़मीन है हमारी, तो वहाँ फसल भी कर रहे हैं और पेड़ों को भी शामिल कर रहे हैं, तो इसे एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत जाना जाता है, ये कहा जाता है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन है ये, जो कृषि वानिकी होती है उसकी डेफिनेशन है ये, सिलेबस में भी दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ज़मीन की एक ही इकाई पर फसलों के जानवरों के साथ साथ पेड़ों को भी शामिल कर रहे हैं, स्थायी भूमि उपयोग प्रणाली को हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी कंपोनेंट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कृषि वानिकी के घटक कौन से हैं? तो इसके जो पेड़, ट्रीज, क्रॉप्स और चारागाह, ये तीनों जो होते हैं कृषि वानिकी के घटक यानी एग्रो फॉरेस्ट्री के कंपोनेंट्स हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि कृषि वानिकी सिस्टम की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं? तो एग्रो फॉरेस्ट्री की जो मेन हमारी विशेषताएं हैं वो क्या हैं? तो इसके जो उत्पादकता, स्थिरता और अनुकूलनशीलता, तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका सही होगा। तो आप इसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, इसका ऑल अबव सही है। तीनों इसकी विशेषताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कृषि वानी प्रणाली का चक्र हमेशा होता है। तो इसका जो चक्र होता है, द साइकिल ऑफ एन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इज ऑलवेज, तो ये पूछा जाता है बहुत बार, ये 1 वर्ष से अधिक होता है, मोर देन 1 ईयर। इसका जो साइकिल होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है। फिर अगला देखेंगे कि आधुनिक कृषि वानिकी के जनक कौन है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न एग्रो फॉरेस्ट्री। तो इसके जो जनक हैं वो हैं पी के नायर। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही है, पी के नायर। अगला है हमारा कृषि वानिकी पद्धति में पोषक तत्वों का चक्रण होता है। तो ये बंद और रिसाव दोनों होता है इसके जो कृषि वानिकी पद्धति में पोषक तत्वों का चक्रण। तो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग और इन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इज बोथ क्लोज्ड एंड लीकली, बंद और रिसाव दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कृषि वानिकी पद्धति में पेड़ों और फसल के बीच अधिकतम प्रतियोगिता होती है। तो मैक्सिमम कंपटीशन बिटवीन ट्रीज एंड क्रॉप इन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इज, ए एफ को एग्रो फॉरेस्ट्री बोला है, तो इसका जो होगा हमारा लाइट होगा। तो अधिकतम जो प्रतियोगिता होती है वो प्रकाश के बीच में ही होती है, यानी लाइट के बीच में ही होती है। फिर अगला है हमारा कि वृक्षों के छाया प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो जो शेडिंग इफेक्ट ऑफ ट्रीज कैन बी मिनिमाइज बाई, तो किससे कम किया जा सकता है पूछा है। तो इसका होगा हमारा चंदवा हेर फेर। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका सही होगा। फिर अगला है हमारा लॉपिंग किसके लिए किया जाने वाला कार्य है। तो लॉपिंग इज़ अ प्रैक्टिस डन फॉर, तो ये किसके लिए किया जाता है? तो ये हमारे ट्रीज मैनेजमेंट के लिए किया जाता है, वृक्ष प्रबंधन। इसमें लॉपिंग ये बहुत बार यूज़ होता है, उत्तराखंड में भी यूज़ होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्रो फॉरेस्ट्री का मेन जो टॉपिक होता है उसके अंतर्गत आता है, पेड़ों के लिए। फिर अगला देखेंगे हम कि वृक्षों के निम्जक जड़ें हैं, यानी सिंकर रूट होती हैं, तो कौन सी होती है? द सिंकर रूट इन ट्रीज आर, तो ये होगा हमारा पॉसीट्रॉपिक, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। फिर अगला है हमारा कि बायोमास उत्पादन के लिए कृषि वानिकी ने अपनाया जाने वाला आवर्तन है। तो ये कौन सा है बायोमास उत्पादन के लिए कृषि वानिका में अपनाया जाने वाला आवर्तन? तो ये अधिकतम मात्रा के लिए आवर्तन है, रोटेशन फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम। तो द रोटेशन फॉलोड इन एग्रो फॉरेस्ट्री फॉर बायोमास प्रोडक्शन इज, तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो सही होगा हमारा, रोटेशन फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कृषि वानिकी प्रजाति के लिए सबसे आवश्यक विशेषता क्या है? तो ये जो इसकी तीनों है ये हमारी विशेषताएं हैं इसकी, यानी डीप टैप रूट सिस्टम, उच्च चारा प्रणाली और उच्च उत्पादकता, तो तीनों जो है इसकी विशेषताएं हैं। अगला है हमारा कि वानिकी प्रणाली की में शुष्क भूमि के लिए कौन सी प्रजाति उपयुक्त नहीं है। कृषि वानिकी प्रणाली में शुष्क भूमि के लिए कौन सी प्रजाति उपयुक्त नहीं है, यानी विच स्पीसीज इज़ नॉट सुटेबल फॉर ड्राई लैंड इन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, टर्मिनालिया अर्जुना, तो ये इसका सही होगा। अगला है हमारा, यानी कृषि वानिकी में कभी कभी एक पौधा
दूसरे पौधे की वृद्धि को कठिन बना देता है। तो मिट्टी में क्या मुक्त होता है पूछा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा 4 होगा, एलेलोकेमिल्स। तो इसका जो सही आंसर ये होगा एलेलो केमिकल्स, ये होगा इसका सही आंसर, एलेलो केमिकल्स। तो कृषि वानिकी में कभी कभी जो एक पौधा होता है दूसरे पौधे की वृद्धि को भी कठिन बना देता है मिट्टी में ये मुक्त करके। फिर अगला है हमारा कि एलेलोपैथी का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो एलेलोपैथी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, अमेंसलिज्म, ये इसका सही होगा कि एलेलोपैथी का सबसे अच्छा उदाहरण है ये। फिर अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो है फसली पौधों के लिए सर्वाधिक हानिकारक है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज मोस्ट हार्मफुल फॉर क्रॉप प्लांट्स, यानी फसलों के लिए जो सबसे, ये बहुत बार पूछा जाता है, यूकेलिप्टस का जो पेड़ होता है वो इसके लिए बहुत हानिकारक होता है फसलों के लिए, वृक्ष फसली पौधों के लिए। अगला है हमारा ये वायुमंडल के लिए भी खतरनाक होता है यानी। फिर अगला है हमारा कि ग्रुप्स घटकों की प्रकृति के आधार पर नायर 1985 में कृषि वानिकी प्रणाली को कितने समूह में वर्गीकृत किया गया था। तो इसे जो होगा 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। जो ये कृषि वानिकी को वर्गीकृत यानी क्लासिफाई किया गया था 1985 में, तो 4 भागों में इसे बांटा गया था। फिर अगला है हमारा कि एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम का अर्थ उगाना है, तो कृषि फसल प्लस 1 पेड़, तो इन सब को जब से इसमें साथ में उगाया जाता है उसे बोलते हैं एग्री सिल्वीकल्चर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि एग्री सिल्वीकल्चर में क्या होता है, यानी उसमें खेती भी करेंगे, फसल भी और 1 पेड़, तो तीनों को जब हम कंबाइन करके उगाते हैं तो इस सिस्टम को हम एग्री सिल्वीकल्चर बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है हमारा यानी झूम खेती सर्वाधिक प्रचलित है, तो ये झूम जो होती है खेती, ये जो मोस्ट पॉपुलर है हमारी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है, तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन बोलते हैं इसे, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज मोस्ट प्रिविलेंट इन, तो ये हमारी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूम खेती जो होती है सर्वाधिक प्रचलित है। फिर अगला है हमारा कि टोंगिया प्रणाली को पहली बार कहाँ लागू किया गया है, तो ये बर्मा में लागू किया गया है, कृषि प्रणाली है एक टोंगिया प्रणाली। तो टोंगिया सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन, तो ये बर्मा में किया गया है हमारा। फिर अगला टोंगिया शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये पहाड़ी खेती के लिए किया जाता है, यानी हिल कल्टीवेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, पहाड़ी खेती के लिए टोंगिया शब्द, तो एग्रीकल्चर से संबंधित है ये। फिर अगला है हमारा कि क्रॉपिंग के लिए वृक्ष प्रजातियों के वांछनीय लक्षणों में से एक है, एली क्रॉपिंग के लिए वृक्ष प्रजातियों में वांछनीय लक्षणों में से एक है, तो यह है फलिया वाली प्रजाति की, ये इनका एक हमारा कैरेक्टर है ऑफ ट्री स्पीसीज फॉर एली क्रॉपिंग। तो ये कौन सा है, वन ऑफ द डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ ट्री स्पीसीज फॉर एले क्रॉपिंग इज, हमारा फलों वाली प्रजाति की, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका सही होगा। अगला है हमारा कि घरेलू बाग यानी होम गार्डन सामान्यतः पाए जाते हैं, तो यह होम गार्डन आर कॉमनली प्रेजेंट इन, तो ये केरल में पाए जाते हैं होम गार्डन घरेलू बाग। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैर फलीदार नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रजाति है, तो ये हमारी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इससे बोलते हैं अल्नस निटिडा, और ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बहुत पाया जाता है। फिर अगला है हमारा कि विश्व कृषि वानिकी केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा नैरोबी, यहाँ ये स्थित है विश्व वानिकी जो केंद्र है, कृषि वानिकी केंद्र। फिर हमारा डैश जो है पूर्ण तना परजीवी है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही है हमारा, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर जो बी कुस्कुटा, ये पूर्ण तना परजीवी है। फिर अगला है हमारा कि ये हमारे कुछ एरिया दिया है, यानी 1 हेक्टेयर वृक्षारोपण के लिए आवश्यक पौधों की संख्या जिसमें पौधों को 2 × 2 मीटर स्क्वायर के वर्गारोपण में किया जा सकता है, तो इसका जो होगा हमारा 2500, ये इसका यूज़ होता है 2500, इसका सही आंसर होगा। अगला है हमारा कि सोरिया रोबस्टा के अच्छे बीज वर्ष हैं, तो ये 3 से लेकर 5 साल के जो होते हैं ये अच्छे वर्ष माने जाते हैं इनके लिए, सोरिया रोबस्टा के अच्छे बीज ये जो होते हैं 3 से लेकर 5 ईयर के। फिर अगला है हमारा कि निश्चित अंतराल पर उपयुक्त यंत्रों से बने उथले गड्ढों में बीज बोने को क्या कहते हैं, तो इसमें डबलिंग बोलते हैं इन्हें,
डबलिंग जो होता है निश्चित अंतराल पर उपयुक्त यंत्रों से बने उथले गड्ढों को में बीज बोने को डबलिंग कहा जाता है। फिर अगला है हमारा कि नर्सरी में रूट ट्रेनर का उपयोग किया जाता है। तो जो रूट ट्रेनर होता है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा कि जड़ों की हवा में छटाई की अनुमति देने और एक व्यापक और मजबूत जड़ प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो ये नर्सरी में यूज होता है रूट ट्रेनर का प्रयोग। फिर अगला है हमारा कि नमी वाले क्षेत्र में नर्सरी बेड आमतौर पर 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर जमीनी स्तर से ऊपर उठाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो इसका ऑप्शन ये है कि नम उष्णकटिबंधीय नर्म पर्णपाती वनों की धूप प्रिय प्रजाति है। तो ये कौन सी स्पीसीज है बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है डालबर्ग या सीसू। इसे सीसम के नाम सीसम भी बोला जाता है। तो इसे का ये जो है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों की धूप प्रिय प्रजाति है। फिर अगला है हमारा कि नर्सरी पौधों में डैम्पिंग ऑफ रोग किसके कारण होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंगी के कारण होता है। नर्सरी पौध में डैम्पिंग ऑफ रोग फंगी के कारण होता है। अगला है हमारा कि बेर के बीज किसके द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। तो ये जानवरों द्वारा होते हैं। तो हमारे जो होते हैं डिस्पर्स बाय, तो ये किसके द्वारा होते हैं। तो ये जानवरों के द्वारा होते हैं। अगला है हमारा कि नर्स फसल वह फसल है जो तो मुख्य प्रजातियों के पुनर्जनन में मदद करता है। तो हेल्प इन रीजनरेशन ऑफ प्रिंसिपल स्पीसीज। तो इसी को ही नर्स क्रॉप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एपिकॉर्मिक शाखाओं की उत्पत्ति होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा एडवेंटिटस बर्ड्स। तो ये इसका होगा एपिकॉर्मिक शाखाओं की उत्पत्ति इसके द्वारा होती है। अगला है हमारा कि इसमें कौन सा जो है हमारा सही है। तो इसका जो पहले आता है हमारा सीडिंग, फिर सैपलिंग, फिर फोल्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला है हमारा कि वनावरण को बढ़ाने के लिए व्यापक हमारा वृक्षारोपण क्या कहलाता है। तो इसे बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही है। तो अफॉरेस्टेशन बोलते हैं इसे, यानी वनीकरण। तो इसे हिंदी में वनीकरण बोलेंगे कि जब हम वृक्षारोपण करें वनावरण को बढ़ाने के लिए, या वनावरण जो हमारे छायाचित भाग है वनों से उसको बढ़ाने के लिए अगर हम वृक्षारोपण कर रहे हैं तो उसे वनीकरण कहते हैं। फिर अगला है हमारा कि वृक्षारोपण शामिल है। तो वृक्षारोपण जो होता है हमारी यानी प्लांटेशन ऑफ ट्रीज आर इंक्लूडेड इन। तो एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री दोनों में ये इंक्लूड होता है हमारा। तो एग्रो फॉरेस्ट्री देखा था अभी, और सामाजिक वानिकी दोनों में होता है। फिर अगला है हमारा कि चंदवा घनत्व यानी 0.75 से 1 के बीच होता है, जो दर्शाता किस प्रकार के वनों को है। तो ये सघन वनों को दर्शाता है। तो जो सघन वन होते हैं उनके लिए जो ये मानक है तो ये 0.75 से लेकर 1.0 तक के बीच में होता है। फिर अगला है हमारा कि संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत की गई थी, यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वॉज स्टार्टेड इन। तो ये वेस्ट बंगाल से शुरू की गई थी संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत। फिर अगला है हमारे सामाजिक वानिकी यानी सोशल फॉरेस्ट्री। ये शब्द किसने गढ़ा था। तो ये जैक वेस्टोबाई ने जोड़ा था, जैक वेस्टोबे। तो इन्होंने ये जोड़ा था, या इन्होंने दिया था नाम। फिर अगला है हमारा NRCAF स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, हमने पहली वीडियो में भी देखा है, ये झांसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो ये यूपी का है, वहाँ 9 हैं। फिर अगला है हमारा कि ग्रामीण जलावन वृक्षारोपण योजना प्रारंभ की गई थी। तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी ये ग्रामीण जलावन वृक्षारोपण। और जो 7वीं अनुसूची हमने कल देखा था, जो एग्रो फॉरेस्ट्री को एक कोर्स के रूप में लिया गया था या उन्हीं की शिक्षा पर जोर दिया गया था, वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और इसमें जो है 6th 5 ईयर प्लान में दिया है, यानी छठी पंचवर्षीय योजना में इसे दिया था, इसे बढ़ावा। फिर अगला हमारा विस्तार वानिकी महत्वपूर्ण है। तो वन के क्षेत्र के बाहर पेड़ लगाने की अधिक गुंजाइश है। तो इसलिए ये जो होती है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट। तो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वन क्षेत्र के बाहर पेड़ लगाने की अधिक गुंजाइश है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, विशेष महत्वपूर्ण है इनका। फिर हमारा भारत में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम सबसे अधिक सफल किस राज्य में रहा है। तो गुजरात जो ऐसा हमारा स्टेट है जहाँ जो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम है वो मोस्ट सक्सेसफुल रहा है। तो इन इंडिया सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम बिकम्स मोस्ट सक्सेसफुल इन गुजरात स्टेट। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा गुजरात सही होगा।
फिर अगला हमारा सामाजिक वानिकी के दायरे में किस प्रकार की वानिकी को शामिल नहीं है, तो इसे सामुदायिक रिजर्व यानी कम्युनिटी जो रिजर्व होता है ये हमारे सोशल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है। और जो अभी देखा था हमने, जो हमारा वृक्षारोपण यानी प्लांटेशन है वो हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री प्लस सोशल फॉरेस्ट्री, ये दोनों के अंतर्गत आएगा। फिर हमारा सोशल फॉरेस्ट्री कैन बी कंसिडर्ड अंडर थ्री ब्रॉड हेड्स, यानी जो कौन कौन से हैं वो, तो वो है हमारे कृषि वानिकी, ग्रामीण वानिकी और शहरी वानिकी, यानी एग्रो फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री एंड अर्बन फॉरेस्ट्री। तो इसके अंतर्गत जो आएगा हमारा सोशल फॉरेस्ट्री आएगा। तो वो पूछ सकते हैं कि जो तीन है वो मेन क्या क्या हैं, तो हमारा एक पहला एग्रो फॉरेस्ट्री, दूसरा है हमारा ग्रामीण फॉरेस्ट्री यानी रूरल फॉरेस्ट्री, और नंबर 3 अर्बन फॉरेस्ट्री। तो ये तीनों जो इसके अंतर्गत आएंगे सोशल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत। फिर अगला है हमारा कि लोगों द्वारा और लोगों के लिए वानिकी का अभ्यास है, तो ये हमारी सोशल फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन है। तो प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री फॉर द पीपुल बाय द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल इज नोन एज, तो ये सोशल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आएगा। फिर अगला है हमारा कि सार्वजनिक सड़कों, नहरों और रेलवे लाइनों के किनारे पर भूमि की लाइनर पट्टियों के रूप में उगने वाले वृक्षारोपण को कहा जाता है, तो इसे रैखिक पट्टी वृक्षारोपण कहा जाता है, यानी लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन बोला जाता है इन्हें। तो प्लांटेशन ग्रोज एज अ लीनियर स्ट्रिप्स ऑफ लैंड ऑन द साइड्स ऑफ पब्लिक रोड्स, तो ये पब्लिक रोड पे जो या उनके जो किनारे पे जो पेड़ लगाए जाते हैं उसे रैखिक पट्टी वृक्षारोपण कहा जाता है। फिर अगला है हमारा कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान यानी NRCAF की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये 1988 में हुई थी। और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ है, वो झांसी में, हमने पहले भी देखा है इसका मुख्यालय झांसी में है। फिर अगला है हमारा कि नर्सरी का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो इसका जो हमारा फॉर्मूला है वो है 15x/y और z। तो ये फार्मूला यूज़ होता है हमारे नर्सरी का क्षेत्रफल निकालने के लिए, फार्मूला है। फिर अगला है हमारा कि नर्सरी के लिए प्रयुक्त मानक मिट्टी मिश्रण है, तो मिट्टी और इनका जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 2:1:1, यानी नर्सरी जहाँ जो छोटे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं तो उनके लिए जो रेशियो होना चाहिए मिट्टी 2 रेशियो होनी चाहिए, और बालू 1 और गोबर खाद 1। तो ये रेशियो जो माना जाता है ये स्टैंडर्ड रेशियो है इनका। फिर अगला है हमारे वानिकी में नर्सरी बेड का मानक आकार होना चाहिए, तो 10 मीटर इंटू 1 मीटर, ये इसका जो होता है मानक आकार है, तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ नर्सरी बेड इन फॉरेस्ट्री। फिर हमारा लेयरिंग के प्रकार है, तो ये जो होते हैं हवा और सतह या ज़मीन, तो ये दोनों जो हैं लेयरिंग के प्रकार हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है हमारा ठूंठ लगाने का कार्य सामान्यतः किया जाता है, तो ये टीक पौधे द्वारा किया जाता है, टीक वृक्ष द्वारा। फिर अगला है हमारा कली छटाई क्यों की जाती है, तो ये हमारी गठान मुक्त लकड़ी, तो इसे एक बार और देख लेते हैं कि काट कर लगाने का प्रचलन नहीं पाया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो मलबेरी है इसमें नहीं पाया जाता है। फिर अगला है हमारा कि सूखे क्षेत्रों में किस प्रकार के गड्ढों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो हमारा है सॉसर, इस टाइप के गड्ढों का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है हमारा, तो इसमें इतने ही क्वेश्चन है आज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।